हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया। तो यार वेलकम टू येट अनदर लेक्चर ऑफ द जावा प्रोग्रामिंग सीरीज लॉन्च्ड बाय पीडब्ल्यू स्किल्स। आज के लेक्चर में हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दीज आर जेनेरिक टॉपिक्स। आप किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे, इंटरव्यू में क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपसे पहली चीज यही पूछी जाएगी कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस कीजिए। इनफैक्ट कुछ ऑनलाइन कोडिंग असेसमेंट्स में क्या होता है, कुछ एमसीक्यूज होते हैं जिसमें आपको एक कोड स्निपेट दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताइए। तो उस तरह के प्रॉब्लम्स हम आज सॉल्व कर रहे होंगे। इनफैक्ट जब आप इंडस्ट्री में जाके काम करेंगे तब भी ये नॉलेज आपको काम आएगी, ठीक है, कि भाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है, कैसे एनालाइज करते हैं। तो यार आज के वीडियो में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और आज के वीडियो में जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो पिछले वीडियो से थोड़े से टफ प्रॉब्लम्स हैं। पिछले वीडियो में हमने फिर भी बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज हम नेस्टेड लूप्स अलग अलग तरह के देख रहे होंगे जिनकी हमें कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी होगी। अच्छी खासी मैथ्स एक्चुअल में लग रही होगी जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स क्विकली रिकैप कि हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था। यार हमने देखा था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअल में एसिम्प्टोटिक एनालिसिस करती है, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस नहीं। इसका मतलब ये है कि हम सेकंड्स के टर्म्स में ओवरऑल रनिंग टाइम नहीं लिखते व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। वी आर एक्चुअली मीनिंग टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑपरेशंस एज अ फंक्शन ऑफ द इनपुट साइज, ठीक है। एसेंशियली एसिम्प्टोटिक एनालिसिस हम कर रहे होते हैं, ठीक है। हमने टाइप्स में देखा था कि यार बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस, 3 केसेस यार कवर किए जा सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। हम जब एनालिसिस कर रहे होते हैं हम जनरली वर्स्ट केस का करते हैं और बाय डिफॉल्ट जब आपसे पूछा जा रहा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताइए तो आपको बाय डिफॉल्ट वर्स्ट केस की ही बतानी होती है, ठीक है। ऐसा क्यों यार? क्योंकि अगर आप वर्स्ट केस को कवर कर रहे हैं तो वर्स्ट केस में बेस्ट और एवरेज केस भी तो आते ही है ना अंदर। और वर्स्ट केस का क्या मतलब होता है यार? वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कि ये एल्गोरिथम जितनी बुरी चल सकती है ना, जितनी ज्यादा चल सकती है, एसेंशियली जितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस हो सकते हैं किसी भी पॉसिबल इनपुट पे, उसमें जितना टाइम लग रहा है उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसे वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। कुछ केसेस में आप देखेंगे कि बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस तीनों सेम ही होते हैं। कुछ केसेस में आप देखेंगे कि तीनों अलग होते हैं। हमने एक क्वेश्चन भी किया था लास्ट लेक्चर में। एक गिवन एरे में हमें रिटर्न करना था कि भाई गिवन नंबर x कहां पर आ रहा है। तो उसमें आपने देखा होगा कि बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट थी और नोटेशंस अगर आपको याद है तो बेस्ट के लिए ओमेगा यूज होता है, बिग ओमेगा 1, वर्स्ट के लिए बिग ओ यूज होता है और वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस क्वेश्चन की O ऑफ n थी और एवरेज केस भी, एवरेज केस के लिए थीटा यूज होता है, ठीक है। तो क्या क्या नोटेशंस यूज होती थी? बेस्ट केस के लिए ओमेगा, वर्स्ट के लिए बिग ओ और एवरेज के लिए बिग थीटा। हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे कैलकुलेशन ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड, जिसमें नेस्टेड लूप भी किए, सिंगल लूप वाले भी किए। नेस्टेड में देखा कि n स्क्वायर आ रही थी अगर लूप, दोनों लूप 0 से n तक चल रहे हैं। पर ये भी देखा एक एग्जाम्पल के थ्रू जिसमें n √n आया था आंसर नेस्टेड लूप का। तो उससे कंक्लूजन ये निकला कि यार जहां नेस्टेड लूप दिख जाए जरूरी नहीं है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर ही हो। हमें देखना है कि भाई टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस या टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, या ये कह लीजिए फॉर लूप्स के केस में कि टोटल नंबर ऑफ आइटरेशंस कितने हो रहे हैं, उस पे हमें फोकस करके आंसर निकालना है। बिल्कुल ऐसे बस 2 लूप देखे एक दूसरे के अंदर लगे हुए तो n स्क्वायर आंसर नहीं बोलना, ध्यान से देखना है कि कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस एक्चुअल में हो रहे हैं। फिर हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी बात करी थी कि जो ऑक्सिलरी स्पेस यूज हो रहा है, एक्स्ट्रा स्पेस एसेंशियली जो यूज हो रहा है, एक्स्ट्रा मेमोरी जो हम यूज कर रहे हैं किसी भी प्रोग्राम में, अपार्ट फ्रॉम द इनपुट एंड द आउटपुट, दैट इज कॉल्ड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम। एंड वहां पर भी हम एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट साइज ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और अगर कोई भी स्पेस नहीं यूज हो रहा तो हम कहते हैं भाई कांस्टेंट स्पेस एल्गोरिथम है ये, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अगेन O1 से। अगेन जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, आज के लेक्चर में हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन कर रहे होंगे अलग अलग प्रॉब्लम्स का। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। यार पहला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द फॉलोइंग कोड स्निपेट। ये कोड स्निपेट आपको देखा देखा लग रहा होगा, जाना पहचाना लग रहा होगा, क्योंकि हमने ये लास्ट लेक्चर में भी किया था। मैं इस लेक्चर में इसको दोबारा करा रही हूँ क्योंकि ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड स्निपेट है। आगे के क्वेश्चंस में हम इसको यूज भी करने वाले हैं, इसके रिजल्ट को डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं हम, और इसलिए मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज करा रही हूँ। थोड़ा डिटेल में इस बार देखेंगे। अगर पिछली वैसे तो समझ आ गया होगा और अगर बाई चांस नहीं समझ आया तो इस वीडियो में आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। तो चलो यार शुरू करते हैं। पहली चीज तो हम इस
प्रोग्राम के अंदर ये वैल्यू असाइन करना कर रहे हैं। पर जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस तरह के कांस्टेंट ऑपरेशंस को हम इग्नोर करते हैं ऑपरेशंस को काउंट करते वक्त। मैं कांस्टेंट क्यों बोल रही हूँ, इनकी वैल्यू कितनी भी आ जाए, ये स्टेटमेंट तो एक ही बार चल रही है ना, तो जो भी इसका कंट्रीब्यूशन होगा वो सिर्फ +1 होगा, जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये लूप शुरू होता है i = 1 से और ये चलता है जब तक i <= n है। और i को कैसे इंक्रीमेंट किया जा रहा है, i को हर बार 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब हम नॉर्मल फॉर लूप देखते हैं यार, जो हमने अभी तक ज़्यादातर देखे हैं, उनमें ये वाली जो टर्म है वो इंक्रीमेंट की होती है i++, जिसमें i की वैल्यू इसेंशियली ऐसे लिखी हुई होती है। तो i की वैल्यू कैसे चेंज होती है यार, 1 होती है, 2 हो जाती है, 2 से 3 हो जाती है, 3 से 4 हो जाती है, और 5 अगर मान लीजिए n 5 है तो 5 तक जाती है। 6 पे जो है लूप ब्रेक हो जाता है, आइट्रेशन आगे नहीं बढ़ती, इंक्रीमेंट होता है लेकिन आइट्रेशन के हम अंदर नहीं जाते हैं, है ना। ये जो अभी हमने केस देखा कि भाई i++ वाले में, इसमें तो सिंपल ही होता है कि जितनी बार i की वैल्यू चल रही है, देखिए जैसे कि i की वैल्यू 1 थी, फिर 2 3 4 5, तो टोटल 5 ही आइट्रेशंस होती थी। पर इस केस में हम नंबर ऑफ आइट्रेशंस 5 नहीं कह सकते अगर n 5 गिवन है ना, या n अगर 16 गिवन है, तो टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस जो हैं वो 16 नहीं है ना, वो 16 नहीं है। और ऐसा क्यों है, वो 16 क्यों नहीं है, क्योंकि यार i की इंक्रीमेंट ++ है ही नहीं, i की इंक्रीमेंट i = 2 है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि क्या क्या i की वैल्यू हो रही है। ठीक है, तो यार यहाँ पे ना हम लिखते हैं आइट्रेशन नंबर, ये चीज़ ये दिखा रहा है कि हम कौन सी आइट्रेशन पे हैं। ठीक है, और यहाँ मैं लिख रही हूँ i की वैल्यू, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्स्ट आइट्रेशन पे हैं, है ना, फर्स्ट आइट्रेशन पे, तो i इनिशियलाइज ही हुआ है तो i की वैल्यू 1 ही होगी। i की वैल्यू 1 होने के बाद क्या होगा, ये चेक होगा, उसके बाद जो कि सेटिस्फाइड है, अगर मान लीजिए n कोई भी आप बड़ा नंबर मान लीजिए, ये मान लीजिए बेसिकली सेटिस्फाइड है। उसके बाद हम अंदर जाएंगे, वैल ++ करेंगे। अगेन अंदर वाले स्टेटमेंट को हमें एक अलग ऑपरेशन में गिनने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम कांस्टेंट टाइम मान लेंगे और हम इसेंशियली ये देखेंगे कि हम लूप को कितनी बार इसेंशियली चला रहे हैं। ठीक है, तो i की वैल्यू 1 होने के बाद जब ये चल जाएगा तो i की वैल्यू में यार फिर क्या इंक्रीमेंट हो रही है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो i की वैल्यू 1 थी पहली आइट्रेशन में, दूसरी आइट्रेशन में हम i = i × 2 लिख रहे हैं, तो 1 × 2 2 ही हो जाएगी ये चीज़। ठीक है, i की वैल्यू 2 हो गई और हम आइट्रेशन नंबर 2 पर हैं। ठीक है, अब आइट्रेशन नंबर जब 3 शुरू होगी तो i की वैल्यू देखिए क्या होगी, जो भी i है उसके अंदर 2 मल्टीप्लाई करना है, और i की वैल्यू है क्या 2, उसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। तो थर्ड आइट्रेशन में i की वैल्यू यहाँ पर 4 आने वाली है। ठीक है, अब हम आइट्रेशन नंबर 4 पे आ जाएंगे कि भाई फोर्थ आइट्रेशन शुरू कर रहे हैं, तो अब i की वैल्यू क्या होगी, जो पुरानी i की वैल्यू थी उसके अंदर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 × 2 इसेंशियली 8। ठीक है, जब हम फिफ्थ आइट्रेशन कर रहे होंगे तो i की वैल्यू क्या होगी, पुरानी वाली i की वैल्यू में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो विच इज 16। ठीक है, तो अगर हम ऐसे ऐसे करते रहें, हम किसी पॉइंट पे k - 1th आइट्रेशन पे पहुंच जाएं, या आप मान लीजिए kth आइट्रेशन पे, अगर हम kth आइट्रेशन पे पहुंच जाएं तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी वो हमें देखना है। यार हम इस 1 को 2⁻0 लिख सकते हैं, इस 2 को 2⁻1, 4 को 2⁻2, 8 को 2⁻3 और 16 को हम लिख सकते हैं 2⁻4। अब यहाँ पर एक रिलेशन बिल्ड हो रही है, देखिए वो क्या रिलेशन है। हम 2⁻0 को 2⁻1 - 1 लिख सकते हैं, 2⁻1 को 2⁻2 - 1 और 2⁻2 को 2⁻3 - 1 एंड 3 को 4 - 1, 4 को 5 - 1। इसेंशियली यहाँ देखिए ये 5 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 3 है। तो हम जिस भी आइट्रेशन के नंबर पे हैं उस पे 2 की पावर चढ़ती है और -1 हो जाता है। ठीक है, तो इसेंशियली अगर हम यहाँ पर पहुँच गए हैं तो i की वैल्यू 2 की पावर k - 1 होगी। ठीक, सिमिलर लॉजिक से जब आपके पास आइट्रेशन नंबर k+1th आती है तो 2 की पावर k हो जाती है i की वैल्यू। नाउ लेट्स अज्यूम कि यहाँ पर ये हमारी आखिरी आइट्रेशन थी जो रन हुई। ठीक है, सो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस हम कितनी कर रहे हैं, k+1 आइट्रेशंस हम टोटल कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज को लिखते हैं, टोटल आइट्रेशंस कितनी हो रही हैं यार, k+1। ठीक है,
अब क्योंकि +1 एक बहुत छोटा नंबर है और जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो हम +1 -1 इन चीज़ों को इग्नोर कर देंगे। इनफैक्ट हो सकता है आगे के एक्सप्लेनेशंस में कहीं बार मैं इम्प्लिसिटली k+1 को k लिख दूं, है ना, बार बार ये चीज़ नहीं मेंशन करेंगे कि लोअर डिग्री टर्म थी इसलिए इग्नोर कर दी। ठीक है, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली हम k मान सकते हैं। तो टोटल आइट्रेशंस अप्रॉक्सीमेटली k हो रही हैं, ये मान लिया हमने। तो यार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब मुझे बताइए क्या होगी। देखो कितनी आइट्रेशंस हो रही हैं, टोटल k। तो अगर टोटल k आइट्रेशंस हो रही हैं तो क्या हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को O ऑफ k लिख सकते हैं, है ना। अब आप पुराना वाला लूप याद कीजिए जो हम नॉर्मल लूप लिखते थे कि i की वैल्यू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम O ऑफ n लिखते थे ना। कुछ टर्म्स हम इसमें इग्नोर करते थे, इसेंशियली O की पावर 3n+3 आती थी अगर आपको पिछले वीडियो से याद है। पर हम ये इनिशियलाइजेशन, कंपैरिजन, इंक्रीमेंट, कुछ कुछ ऑपरेशंस को जो है हम इग्नोर करते थे और हम ये देखते थे ओवरऑल आइट्रेशंस कितनी बार हो रही हैं। 3n+3 को हम n ही लिख देते थे, इस 3 को हम इग्नोर कर देते थे और इस 3 को भी इग्नोर कर देते थे। ठीक है, सो यहाँ पर भी हम इसी तरह से अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस k+1 है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ k+1 होगी, जिसको हम O ऑफ k भी लिख सकते हैं। ठीक है, पर अब प्रॉब्लम क्या है, ये k क्या है। k तो यार एक नंबर है जो हमने माना है। क्वेश्चन में तो हमें n गिवन है ना, इनपुट तो हमारा n के टर्म्स में था, तो हमें इस k को n में कन्वर्ट करना होगा। कैसे भी करें k को हमें n में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो एसेंशियली व्हाट वी वांट टू डू नाउ इज फाइंड k इन टर्म्स ऑफ n। ये हम कैसे सोच सकते हैं। अब देखिए, जब हम आइट्रेट करने जा रहे हैं तो हम कब रुकेंगे फाइनली, जब तक i लेस देन इक्वल टू n है तब तक हम चलते रहेंगे और जैसे ही i जो है ग्रेटर देन n हो जाएगा लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, सो इसेंशियली i लेस देन इक्वल टू n पे आखिरी आइट्रेशन हो रही होगी। ठीक है, और आखिरी आइट्रेशन के वक्त i की वैल्यू 2 की पावर k हो सकती है, k ही 2 की पावर k है ना। ठीक है, तो इसेंशियली क्या हम इस चीज़ को 2 की पावर k लेस देन इक्वल टू n लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट आइट्रेशन पे i की वैल्यू 2 की पावर k थी, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 की पावर k लिख दिया। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन आई 2 की पावर k लेस देन इक्वल टू n। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड हम log बेस 2 ले लेंगे। ठीक है, ठीक, इसको हम लिख सकते हैं k log 2 बेस 2 लेस देन इक्वल टू log n बेस 2। ठीक है, ये वाली जो टर्म है ये 1 होगी log 2 बेस 2। सो इसेंशियली हम इस कंक्लूजन पे आए कि भाई k इज लेस देन इक्वल टू log n बेस 2 और हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी क्या, O ऑफ k। सो हमारा जो फाइनल आंसर बन के आया वो आया O ऑफ log n। हम यहाँ पर बेस नहीं लिख रहे हैं क्योंकि बेस इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, तो जनरली हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखते वक्त लॉग्स में बेस नहीं लिखते हैं। ठीक है, सो यार k मैक्सिमम log n तक जा सकता है, लेस देन इक्वल टू log n ही रहेगा, इसलिए इसका आंसर O log n हमने लिख दिया। ठीक है, आई होप कि इस बार आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, और नहीं आया तो यार इस पार्ट को दोबारा से देख लो और फिर वीडियो में आगे बढ़ो, क्योंकि हम इस कॉन्सेप्ट के, इस मैथ्स को हम आगे बहुत बार यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यार। पर एक चीज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ आपको रिमाइंड करा दूं कि अब से आगे के सारे क्वेश्चंस में आपको करना ये है कि जब भी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं, आप क्वेश्चन देखो, वीडियो को आप यहाँ पर पॉज करो। ठीक है, और इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी खुद से निकालने की कोशिश करो, मैथ्स लगाओ, है ना, और फिर मेरा एनालिसिस देखो। ठीक है, और अपना आंसर जो है मैच करो कि आपने ठीक सोचा है या नहीं। ठीक है, सो यार जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सोचा था, हम इस बार भी वैसे ही सोचेंगे आइट्रेशन नंबर के टर्म्स में, ऑपरेशंस के टर्म्स में, कि भाई कितने टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस या ऑपरेशंस हम कर रहे हैं। ठीक है, देखो फर्क पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में ये है कि इस बार इंक्रीमेंट जो है वो i प्लस इक्वल टू आई है, विच इजेंशियली मीन्स i इज इक्वल टू आई प्लस आई, इस तरह की इंक्रीमेंट हो रही है। पिछले क्वेश्चन में इंक्रीमेंट थी i इज इक्वल टू आई इंटू 2 कर रहे थे हम। ठीक है, तो चलो आइट्रेशन नंबर और i की जो भी वैल्यू है फिलहाल। ठीक है, देखो फर्स्ट आइट्रेशन में i की वैल्यू 1 ही है, सेकेंड आइट्रेशन में i की वैल्यू i प्लस आई हो जाती है, विच इजेंशियली मीन्स कि 1 प्लस 1 विच इज 2, सो यहाँ 2 आएगा। थर्ड आइट्रेशन में अगेन i की वैल्यू i प्लस आई हो जाएगी इंक्रीमेंट
जो होना है, और i की ओरिजिनल वैल्यू भी क्या चल रही है 2, तो 2 + 2 = 4। उसके बाद अगले आइट्रेशन में फिर से सेम चीज होगी, 4 + 4 8। ठीक है, तो थर्ड आइट्रेशन में वैल्यू हो गई यार 4, ये थर्ड आइट्रेशन की वैल्यू है। फोर्थ आइट्रेशन में वैल्यू हो जाएगी यार ये 8। ठीक है, तो यहाँ 4 है, यहाँ 8। आइट्रेशन नंबर 5 पे पहुंच जाएंगे तो यहाँ i की वैल्यू अपन को 16 मिलेगी। लास्ट क्वेश्चन की तरह हम ऐसे कंसिडर करते हैं कि हम यहाँ पे चलते आ रहे हैं और हम kth आइट्रेशन पे पहुंच गए हैं। तो kth आइट्रेशन पे क्या हमारा i की वैल्यू होगी 2 की पावर k - 1। वो क्यों? क्योंकि अगेन हम इसको 2 की पावर 1 - 1, इसको 2 की पावर 2 - 1, इसको 2 की पावर 3 - 1 और 2 की पावर 4 - 1, 2 की पावर 5 - 1, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम k + 1th आइट्रेशन पे पहुंचेंगे तो i की वैल्यू 2 की पावर k हो जाएगी। अब हम ये जानते हैं कि हमारी टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस जो है वो k + 1 हो रही हैं, है ना। मान लेते हैं ये कि यार ये आखिरी आइट्रेशन है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O of k + 1 होगी। ठीक है, जिसको हम एसेंशियली OK भी लिख सकते हैं, है ना, +1 को इग्नोर कर दिए तो। अगर अब इस k को n के टर्म्स में हम किसी तरह रिप्रेजेंट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। वो हम कैसे कर सकते हैं? देखो वो भी एकदम सिंपल है, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था ये कि एसेंशियली देखो ये लूप कब रुकेगा, जब i > n हो जाएगा, वैलिड वैल्यूज <= n तक रहेंगी। और अगर ये वाली लास्ट वैलिड आइट्रेशन है तो इसमें i की वैल्यू एंड तक 2 की पावर k हो गई होगी। ठीक है, तो 2 की पावर k <= n रहेगा। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था यार, दोनों तरफ log ले लेंगे बेस 2 पे, तो <= log n बेस 2। इस चीज को सॉल्व करेंगे तो k यार एसेंशियली <= log n ही आने वाला है। ठीक है, तो हमारी आंसर क्या हो जाएगा इस केस में भी O of log n बेस 2। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम आई, बिल्कुल पहले भी log n ही थी। अब यहाँ खास बात ये है यार कि अगर किसी ने ये चीज़ ऑब्जर्व की हो तो ये i + = i इज इसेंशियली द सेम थिंग एज राइटिंग i = 2, है ना। तो बस ये एक ट्रिक थी इस क्वेश्चन को अलग तरह से लिखने की, बाकी क्वेश्चन पिछला वाला और ये वाला सेम ही था। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि एक बार खुद से ट्राई करो, कर लोगे। चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और मैं फिर वही बोलूंगी, क्वेश्चन में इस बार आपको नेस्टेड लूप्स दिए हुए हैं, बेशक नेस्टेड लूप्स दिए हुए हैं, आपने पिछले वीडियो में नेस्टेड लूप्स का भी समझा था। एक बार इसको खुद से ट्राई कर लो पॉज करके, ना हो सॉल्व कोई बात नहीं, अभी हम और 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, इसके बाद 3-4 प्रॉब्लम्स और हैं, पर एक बार खुद से एक बार थोड़ा सा ट्राई जरूर कर लो। ठीक है, और फिर आगे वीडियो को कंटिन्यू करो। ठीक है यार, तो इस क्वेश्चन में हमें 2 लूप्स गिवन है, एक लूप दूसरे लूप के अंदर नेस्टेड है। ठीक है, ये हमारा आउटर लूप है और ये हमारा इनर लूप है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा हो शायद देखने में कि भाई आउटर लूप के अंदर जो इंक्रीमेंट हो रही है वो i = 2 की है, और जो अंदर वाला लूप है वो भी कोई सीधा साधा लूप नहीं लग रहा, उसके अंदर भी j <= i तक जा रहा है। इंक्रीमेंट भले ही सिंपल हो रही है j++। ठीक है, कॉन्सेप्ट यार सेम ही रखेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस, टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस इन केस ऑफ लूप्स हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो पहला ऑपरेशन ये int val = 0 है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि n की वैल्यू चेंज होने के साथ साथ ये कितने नंबर ऑफ टाइम्स स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगी ये चेंज नहीं हो रहा है। n की वैल्यू कुछ भी आ जाए, ये स्टेटमेंट एक ही बार एग्जीक्यूट होगी, कांस्टेंट टाइम स्टेटमेंट, इसको मान के हम इग्नोर करते हैं। यहां से शुरू करते हैं, ये लूप कितनी बार चल रहा है पता नहीं यार, जितनी बार भी चल रहा है i <= n तक जा रहा है। वैसे एक्चुअल में आपको मालूम है कि ये वाला जो पहला वाला लूप है वो कितनी बार चलेगा, क्योंकि ये जो पहला वाला लूप है ये सेम ही लूप है जो अभी हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में करा था। तो एसेंशियली हमें मालूम है कि ये लूप log n टाइम्स चलेगा। ठीक है, अब इस लूप के अंदर एक और लूप है, तो इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस निकालने पड़ेंगे। जब हम एक सिंगल लूप लिखते थे इस तरह का, तो यार टोटल आइट्रेशंस ना n ही हो रहे होते थे, इसके अंदर कोई प्रिंट स्टेटमेंट है या कोई वैल्यू मतलब इंक्रीमेंट स्टेटमेंट है, कुछ भी हो रहा हो यहाँ पर, बेसिकली हम ये जानते थे कि टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस जो है वो n ही हो रही हैं। ठीक है, और जो छोटे मोटे टर्म्स होते हैं कंपैरिजन का, इंक्रीमेंट का, ये भी O1 कांस्टेंट टाइम वाला ऑपरेशन है, उसको हम इग्नोर कर देते थे, टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस हम देख लेते थे, है ना। हम यहाँ पर भी यही करेंगे यार, ये जो छोटे छोटे टर्म्स होंगे ना हमारे पास उनको हम इग्नोर करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने एक चीज इग्नोर करी, लूप के अंदर भी अगर कुछ ऐसा टर्म आ रहा है हमारे पास जो हम इग्नोर कर सकते हैं उसको हम इग्नोर करेंगे। हम एसेंशियली
यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस गिनने वाले हैं, सिर्फ आई की टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस नहीं, क्योंकि आई के अंदर भी आइट्रेशंस हो रही हैं, तो हमें आई के अंदर जाकर भी देखना होगा कि हर एक आई के लिए कितनी आइट्रेशंस हो रही हैं जे की, उन सबको हमें ऐड करना होगा, तब जाके हम बता पाएंगे कि भाई टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितनी हुई। देखो नेस्टेड लूप्स के क्वेश्चन में आप ना यहाँ फोकस किया करो कि जो सबसे अंदर वाला लूप है ना, बिल्कुल डीप लेवल पे, वहां पर हम कितनी बार पहुंच रहे हैं उस पे फोकस किया करो। हम नेस्टेड लूप का क्वेश्चन कल किए थे जिसमें हमने इस तरह का सिंपल सा नेस्टेड लूप लिखा था कि बाहर भी n तक जा रहा है और अंदर वाला भी n तक ही जा रहा है। यहाँ पे 2n लिख देती हूँ मैं खाली, और यहाँ हम कुछ वैल्यू प्लस प्लस कर रहे थे या फिर हमने शायद हेलो प्रिंट किया था, है ना। तो हमने बोला था कि यार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² है, क्योंकि बाहर वाला लूप n टाइम्स चल रहा है और अंदर वाला लूप जो है हर एक आई के आइट्रेशन के लिए खुद n टाइम्स चलता है। इस तरह से n इंटू n हमने n² इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली थी। इसेंशियली ये क्या था यार, हमने ये देखा कि i इज इक्वल टू 1 के लिए j वाला लूप n टाइम्स चला है। ये मैं यहाँ पे नंबर लिख रही हूँ, j इक्वल टू n नहीं है कि j वाला लूप कितनी बार चला है वो लिखा है ये। i इज इक्वल टू 2 के लिए j वाला लूप फिर से n टाइम्स चला, i इज इक्वल टू 3 के लिए j वाला लूप n टाइम्स चला। ठीक है, ये अभी वो सिंपल वाले का मैंने आपको बताया, इसका नहीं है ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे बेसिक वाला कि i इक्वल टू 1 से n तक और j इज इक्वल टू भी 1 से n तक। उसमें इस तरह की कुछ कैलकुलेशन होती थी और टोटल हम कैसे निकालते थे भाई, इन सारे n's को प्लस कर देते थे। और कितनी बार प्लस करेंगे, जितनी बार i वाली लूप चली है बाहर वाली वो n टाइम्स चलती थी, इस हिसाब से आंसर n² आता था। ठीक है, तो ये क्विक रिवीजन हो गया i इक्वल टू 1 to n और j इक्वल टू 1 to n का नेस्टेड लूप वाला जो हम लास्ट वीडियो में भी किए थे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। चलो आइट्रेशन लिखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं यार i की आइट्रेशन लिख रही हूँ कि हम i की कौन सी आइट्रेशन पे हैं, कोरस्पॉन्डिंगली i की क्या वैल्यू चल रही है ये देखते हैं। और यहाँ ये लिखते हैं कि j वाला लूप कितनी बार चलेगा। यहाँ j की वैल्यू नहीं लिखूंगी मैं, j वाला लूप कितनी बार कहाँ से कहाँ तक j का लूप बेसिकली किसी पर्टिकुलर i के लिए चलेगा वो लिखेंगे। और यहाँ पर लिखेंगे कि भाई कितनी आइट्रेशंस हो रही हैं j की, बेसिकली एक पर्टिकुलर i के लिए j वाला लूप कितनी बार चल रहा है वो यहाँ लिखेंगे। ठीक, तो यार पहली आइट्रेशन में i की वैल्यू 1 होगी, i की वैल्यू 1 के लिए ये वाला लूप 1 to 1 ही चलने वाला है ना, 1 से 1 तक ही चलेगा ये, तो इसेंशियली एक ही बार चला। आइट्रेशन नंबर 2 के लिए i की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जा रही है 2 से, जो पुरानी i की वैल्यू थी उसमें 2 मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब अगर i की वैल्यू 2 है तो ये अंदर वाला लूप कितनी बार चलेगा, j इज इक्वल टू 1 से j लेस देन इक्वल टू 2 चलता है ना, तो j इक्वल टू 1 चलेगा और j इज इक्वल टू 2 चलेगा। j इज इक्वल टू 1 j इज इक्वल टू 2 पे 2 बार ये लूप जो है चल जाएगा। ठीक है, तो 1 से 2 तक चलेगा, इसेंशियली 2 बार चल रहा है। ठीक है, और वो बहुत ही क्लियरली दिख भी रहा है, j वाला लूप करंट i के बराबर ही चल रहा है, जितनी करंट i की वैल्यू है उतनी बार j का लूप चल रहा है। थर्ड आइट्रेशन में i की वैल्यू 4 हो जाएगी क्योंकि पुरानी वैल्यू में 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस 2 के अंदर 2 मल्टीप्लाई होके i की वैल्यू 4 हो गई। अब j की वैल्यू 1 से i तक चलती है, तो ये 1 से 4 तक चलेगा। इसेंशियली टोटल आइट्रेशंस j की 4 हो गई। आइट्रेशन नंबर 4 पे i की वैल्यू 8 हो जाएगी, 4 इंटू 2 है ना, और j का लूप जो है 1 से 8 तक चलेगा, सो इसेंशियली 8 टाइम्स। तो ऐसा करते करते अगर हम k प्लस 1th आइट्रेशन पे पहुंच जाएं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन की तरह यार ये सब 2 की पावर्स हैं, ये 2 की पावर 0 है, ये 2 की पावर 1 है, विच इज़ इसेंशियली आइट्रेशन नंबर, मतलब अगर यहाँ पर 4 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 2 की पावर में यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, और इस 3 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 माइनस 1। तो हम k प्लस 1th आइट्रेशन पे पहुँच गए, हमारी i की वैल्यू 2 की पावर k हो जाएगी। कुछ नया नहीं है, पिछले वाले क्वेश्चन में भी यही चीज़ हुई थी। ये वाली चीज़ 1 से 2 की पावर k तक जाएगी और यहाँ पर भी 2 की पावर k आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है ना, जो i की करंट वैल्यू है उतनी ही टोटल आइट्रेशंस हो रहे हैं, तो जो यहाँ लिखा हुआ था वही यहाँ पर आ गया। ठीक है, क्या हम k की वैल्यू जानते हैं ऑलरेडी n के टर्म्स में? हाँ यार, k की वैल्यू तो हमें पता है, k की वैल्यू यार मोटी मोटी log n आ जाती है अप्रॉक्सीमेटली। कैसे आ जाती है? क्योंकि ये लूप जो है ये सेम ही लूप है, हमने अभी अभी इसकी कैलकुलेशन करी थी कि भाई i जो है 2 की पावर k तक जा रहा है ना, और i है क्या यार,
आई हमेशा लेस देन इक्वल टू एन होगा। तो अगर आई लेस देन इक्वल टू एन है तो टू की पावर के लेस देन इक्वल टू एन हम लिख सकते हैं कि भाई इस पॉइंट पे आई का लूप ब्रेक हो जाएगा। इस इक्वेशन में दोनों तरफ हम लॉग लेते हैं और के लेस देन इक्वल टू लॉग एन निकाल लेते हैं, है ना। और तो हम उसको अप्रॉक्सीमेटली लॉग एन लिख सकते हैं कि भाई के की वैल्यू लॉग एन है। अब इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या है? देखो टोटल हम जे के जितने आइट्रेशंस कर रहे हैं वो हमारा आंसर है, टोटल आइट्रेशंस, आई के आइट्रेशंस नहीं, ठीक है। आई के आइट्रेशंस तो हम के प्लस वन कर रहे हैं, हम जे के अंदर, आई के अंदर जाके जे के कितने आइट्रेशंस करते हैं उससे हम टोटल आइट्रेशन निकालेंगे। जैसे सिंपल वाले नेस्टेड लूप में हम n प्लस एन प्लस एन प्लस एन कर रहे थे कि भाई i इज इक्वल टू 1 के लिए भी n टाइम्स चल रहा है, i इज इक्वल टू 2 के लिए भी n टाइम्स चल रहा है, सो ऑन i इज इक्वल टू n तक n टाइम्स चलता है। फिर उन सारे n's को हम ऐड कर देते थे। यहाँ पे भी तो सेम ही चीज करनी है, जितने भी टोटल j के आइट्रेशंस हुए हैं उनको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? इन सारे आइट्रेशंस का सम होगा। उससे हमें क्या निकल के मिलेगा? टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस। और इन फॉर लूप्स के लिए हम कह सकते हैं कि भाई टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस ही हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं, प्रोवाइडेड जो छोटे छोटे ऑपरेशंस हैं वो हमने इग्नोर कर दिए, ठीक है। सो बेसिकली जो हमारा आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से हमें दिखना चाहिए, इन सारे टर्म्स को ऐड करके 1 2 4 8 अप टू 2 की पावर k प्लस 16 ऐसे करके भाई 2 की पावर k तक सारे नंबर्स को ऐड कर दो। अब यार ये टोटल कितनी टर्म्स हैं? यार ये टोटल ना k प्लस 1 टर्म्स हैं। क्यों भाई k प्लस 1 क्यों? यार टोटल 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 ऐसा करके 2 की पावर k तक जा रहे हैं ना, तो ये 0 भी तो है। यहाँ से लेके यहाँ तक k टर्म्स थी और ये जो पहली टर्म है ये वनथ, मतलब जो ये एक और जो प्लस 1 लगाया है ये वो है। तो टोटल टर्म्स यार k प्लस 1 है। हम अप्रॉक्सीमेशन इसका k मान लेते हैं कि भाई मोटा मोटा मान लेते हैं k है, कैलकुलेशन जिससे आसान हो जाए, ठीक। अब यार ये जो आपको सीरीज दिख रही है, क्या ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है? ये एक जीपी है और जीपी का सम हमें निकालना आता है। जीपी का सम निकालने का फॉर्मूला होता है a r की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, ठीक है। ये यार जीपी का सम निकालने का फॉर्मूला होता है, जहां पर a क्या होता है यार? जहां पर a इज द फर्स्ट टर्म, r इज द कॉमन रेशियो, n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर सीरीज में a की वैल्यू क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है यार? फर्स्ट टर्म तो 1 ही है। कॉमन रेशियो क्या है? देखिए 2 डिवाइडेड बाय 1 2, 4 डिवाइडेड बाय 2 2, 8 डिवाइडेड बाय 4 2, तो कॉमन रेशियो यहाँ पर 2 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? वैसे तो k प्लस 1 है पर हम k लिख रहे हैं, ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए। अगेन क्योंकि एक आध टर्म इधर उधर हो भी जाए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हुए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। -1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, ठीक है। यार ये भी हमारा जो भी निकल के आ रहा है ना, है आंसर हमारा यही है, क्योंकि ये है क्या? इसेंशियली दिस इज टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस ओनली, राइट। तो इसको देखते हैं यार, k की वैल्यू हमें पता है कि log n है ना। अभी हमने यहाँ पर देखा था कि भाई k की वैल्यू log n आएगी, तो 2 की पावर log n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 ओनली, ठीक है। तो ये बन गया, ये यहाँ पर log n बेस 2 है, ठीक है। तो 2 की पावर log n बेस 2 यार n ही होता है और इस -1 को हम इग्नोर कर सकते हैं, लोअर डिग्री टर्म। सो इसेंशियली हमारे पास सिर्फ n बचा। इस पूरी सीरीज का जब हमने सम निकाला तो n के टर्म्स में ना सिर्फ n आया। तो हमारा जो आंसर है यार, ये जो आंसर है ये और कुछ नहीं है, ये खुद ON है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि हमने एक नेस्टेड लूप देखा और नेस्टेड लूप होने के बावजूद जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई वो लीनियर आई। लीनियर मतलब विदाउट एनी पावर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, है ना। पॉलिनोमियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आई, एक लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिली हमें नेस्टेड लूप के बावजूद, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, एक बार दोबारा से मैं बताती हूँ अगर नहीं समझ आया होगा तो, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें जुड़ी हैं। तो एक बार दोबारा से देखते हैं फटाफट कि भाई कैसे हम ON तक पहुँचे। देखो पहली चीज़ ये कि अगर हमारे पास नेस्टेड लूप्स हैं तो हम टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस काउंट करने वाले हैं, ठीक है। सिंपल लूप भी होता है वैसे तो, तब भी हम टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस ही काउंट करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए। पर इस बार हम टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस कैलकुलेट कर कैसे रहे हैं? देखो आइट्रेशन आई की आइट्रेशन नंबर है ये, ठीक है। आई का आइट्रेशन नंबर हमने यहाँ पर लिखा कि जब पहली आइट्रेशन शुरू हुई आई की, तो आई की वैल्यू 1 थी, जिसको 2 की पावर 0 भी लिखा जा सकता था। आई की वैल्यू 1 के लिए ये जो जे वाला लूप है ये सिर्फ एक ही बार चला, क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू 1 होगा,
फिर जब j की वैल्यू 2 हो जाएगी तब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, भाई 2 लेस देन इक्वल टू 1 नहीं होगा, इसलिए एक ही बार जो है ये लूप चलेगा। तो इसेंशियली हमने i इज इक्वल टू 1 के लिए j के टोटल 1 आइट्रेशंस किए। आइट्रेशन नंबर 2 पर आए हम। आइट्रेशन नंबर 2 पे i की वैल्यू 2 हो गई, पुरानी वाली वैल्यू में हमने 2 मल्टीप्लाई किया, जिसको हम 2 की पावर 1 भी लिख सकते थे। अब i की वैल्यू क्योंकि 2 है तो j वाला लूप 1 से 2 तक चलेगा, ठीक है। सो 1 और 2 दो वैल्यूज होंगी j की जिनके लिए आइट्रेशन होगी, 3 भी होगी, इंक्रीमेंट ऑपरेशन होगा पर उस पर कंडीशन ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो थर्ड आइट्रेशन कंटिन्यू नहीं होगी। सो इसेंशियली i इज इक्वल टू 2 के लिए j की आइट्रेशन 2 बार हुई कुल मिला के, ठीक। हम थर्ड आइट्रेशन पे आए। थर्ड आइट्रेशन पे क्या होगा, i की वैल्यू 4 हो जाएगी पुरानी वाली वैल्यू में, क्योंकि हम 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो उसके लिए j की वैल्यू 1 से 4 तक चलेगी। तो इसेंशियली टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस फॉर j विल बी 4, ठीक। 1 2 3 4 ये j की पॉसिबल वैल्यूज होंगी 4। नेक्स्ट आइट्रेशन में i की वैल्यू 8 हो जाएगी और टोटल j की आइट्रेशंस 8 ही हैं। ऐसा करते करते अगर हम k+1th आइट्रेशन पे पहुंच जाएं तो हमारे i की फाइनल वैल्यू 2 की पावर k होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 4th आइट्रेशन पे थे तो 2 की पावर 4 - 1 है ना हमारा i की वैल्यू होती थी। तो जब यहाँ पर हम k+1th आइट्रेशन पे होंगे तो 2 की पावर k+1 - 1 हमारी i की वैल्यू होगी। तो i की वैल्यू यहाँ पर 2 की पावर k हो गई और j का जो लूप है वो 1 से 2 की पावर k तक चलेगा, इसेंशियली टोटल 2 की पावर k टाइम्स। अब हमने ये तो देख लिया कि हर एक i की वैल्यू के लिए j टोटल कितनी बार चल रहा है। अब अगर हम इन सारी वैल्यूज को सम कर दें तो हमें ये पता चल जाएगा ना कि टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितने हुए हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितने होंगे, i इज इक्वल टू 1 के लिए जितने आइट्रेशन हुए, i इज इक्वल टू 2 के लिए जितने आइट्रेशन हुए, है ना, वो सारे आइट्रेशंस को ऐड करके हमें टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस मिल जाएंगे। इसेंशियली हम कहाँ फोकस करें, हम फोकस करें कि ये स्टेटमेंट कितनी बार चलेगी और ये स्टेटमेंट टोटल कितनी बार चलेगी। i इज इक्वल टू 1 के लिए ये स्टेटमेंट एक ही बार चलेगी क्योंकि j का लूप एक बार चल रहा है। मान लो यार i इज इक्वल टू 4 हो गया, तो i इज इक्वल टू 4 के लिए ये वाली स्टेटमेंट कितनी बार चलेगी, 4 बार चलेगी, क्योंकि j 1 to 4 चलता है, ठीक है। सो हमने ये सारी इंडिविजुअली लिख ली कि कितनी कितनी बार यहाँ तक हम पहुँच रहे हैं। अब हम उनको ऐड करने चल पड़े, ठीक। k की वैल्यू हमें पता है log n होती है, क्योंकि वो 2 की पावर k लेस देन इक्वल टू n वाली चीज़ हमने करी कि भाई आखिर में i की आखिरी वैल्यू तो n ही हो सकती है ना, तो 2 की पावर i लेस देन इक्वल टू n ही हो सकता है आखिरी, और आखिरी i हमने माना है 2 की पावर k है, तो 2 की पावर k लेस देन इक्वल टू n, ठीक है। अब इस gp का हमें सम निकालना है। ये जो सम है बेसिकली जो सीरीज है एक जीपी बनी, इसका हमें सम निकालना है, जिसके लिए हमने ये पर्टिकुलर फॉर्मूला अप्लाई किया। फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 थी, कॉमन रेशियो हमारे पास 2 था, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वैसे तो हमारे पास k+1 है, पर सिंप्लिसिटी के लिए हमने यहाँ पर k ही लिख लिया, क्योंकि अगर आप k+1 भी लिखते तो वो वाली एक जो एक्स्ट्रा 2 यहाँ पर आता है ना, 2 की पावर k+1 को हम 2 की पावर k इंटू 2 ये भी लिख सकते हैं ना, तो वो 2 अल्टीमेटली इग्नोर ही हो रहा होता, तो हम यहाँ पे 2 की पावर k लिख सकते हैं डायरेक्टली। -1 फॉर्मूले से और r-1 अगेन फॉर्मूले से। सो यार इसेंशियली हमारे पास ये बनकर आया कि भाई k की वैल्यू हमने यहाँ जब पुट करी तो 2 की पावर log n बेस 2 आया और -1 को तो इग्नोर ही कर दिया, और 2 की पावर log n खुद n ही होता है, ठीक है। सो इसेंशियली एक नेस्टेड लूप से हमें लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आई। यार ये जो कोड है ना ये बड़ा ही कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है, क्योंकि इसे देखने के साथ ही अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं तो आपके दिमाग में आएगा तो एक बार कि यार पॉलिनोमियल टाइम होगी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कुछ ना कुछ, पर ये पॉलिनोमियल नहीं लीनियर टाइम है, ठीक है। सो यार विद दैट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यार नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास नेस्टेड लूप्स हैं। पहला वाला लूप तो जाना पहचाना है, i को इंटू इक्वल टू 2 कर रहे हैं। जो अंदर वाला लूप है वो इस बार एक नया लूप है जिसको हम n to i चला रहे हैं इस बार, ठीक है। यार वैसे कॉन्सेप्ट जो कैलकुलेशन का तरीका है वो पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही रहने वाला है, तो आई रिकमेंड कि आप एक बार इसको खुद से सॉल्व करके देख लो। ये एक MCQ बेस्ड क्वेश्चन हमने रखा हुआ है टू गिव यू अ फील कि यार ऐसे क्वेश्चंस जो है ऑनलाइन कोडिंग असेसमेंट्स में आते हैं, जिसमें एक कोड स्निपेट होता है, 4 ऑप्शन होते हैं और आपको सही ऑप्शन जो है इसमें से पिक करना होता है, ठीक है। तो यार चलो शुरू करते हैं। यार यहाँ पे i की वैल्यू रखते हैं और यहाँ पे j की रेंज रखते हैं कि भाई j कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, और टोटल j के हमने कितने आइट्रेशंस करे ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यार i की वैल्यू शुरू होगी 1 से, i की वैल्यू 1 के लिए
जे शुरू हो रहा है n से और चल रहा है खुद i तक। वैसे तो i माइनस 1 तक, अगर हम इसको इक्वल माने, क्योंकि j ग्रेटर देन i है, j ग्रेटर देन i है ब्रो, j ग्रेटर देन इक्वल टू i नहीं है, ठीक है। सो j की वैल्यू n से i तक चल रही है। ये इस तरह का ब्रैकेट लगाने का मतलब है इंक्लूसिव, और इस तरह का ब्रैकेट लगाने का मतलब है एक्सक्लूसिव। तो एक्चुअल में अगर मान लीजिए n 5 होता और i 1 होता, तो j की वैल्यू 5, 4, 3, 2 तक जाती, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितने हुए j के? यहाँ पर 4 ही वैल्यूज थी ना, तो यहाँ पर 4 आइट्रेशंस हुए। ये 1 है, 4 आइट्रेशंस को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से कि भाई n माइनस 1 आइट्रेशंस हुए हैं। देखिए अगर n 5 है तो आप जो आइट्रेशंस हैं वो 5 से लेके i माइनस 1 तक कर रहे हैं इंक्लूसिव, तो ये वाली चीज इसमें काउंट नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर n माइनस 1 टोटल आइट्रेशंस आए। फिर i की वैल्यू यार 2 हो जाती है, क्योंकि पुरानी वाली वैल्यू में हम एक 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए j चलता है n से 2 तक। अगर n से 2 तक चल रहा है, मान लो कि यार यहाँ पर i 2 हो जाता, तो n से अगर 2 तक चलता, 2 एक्सक्लूसिव, तो इसेंशियली n माइनस 2 विच इज 3 टाइम्स j का लूप चल रहा होगा ना, तो यहाँ पर आएगा n माइनस 2। i इज इक्वल टू 2 था ना, और इंक्रीमेंट ऑपरेशन i प्लस प्लस नहीं है, i तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है। यहाँ भी 4 आएगा और यहाँ भी 4 आएगा। वो वाली चीज़ वैलिड ही है कि अगर आप n से 4 तक चला रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ चीज़ तो n माइनस 4 ही होंगी, ठीक है। i की अगली वैल्यू 8 है, n से 8 तक, n से इसेंशियली 7 तक, 8 एक्सक्लूसिव तक j का लूप चलेगा, विच मीन्स टोटल नंबर ऑफ टाइम्स n माइनस 8 रहेगा, ठीक। ऐसा करते करते हम कभी तो 2 की पावर k पे पहुंचेंगे, क्योंकि ये सब 2 की पावर्स है ना, 2 की पावर 0, 1, 3 ऐसा ऐसा करके 2 की पावर k पे हम कभी पहुंचेंगे। आइट्रेशन नंबर क्या होगा यहाँ पर? k प्लस 1th आइट्रेशन पे, क्योंकि ये फर्स्ट आइट्रेशन थी तो यहाँ पे 2 की पावर 1 माइनस 1 था, सेकेंड आइट्रेशन थी तो 2 की पावर 2 माइनस 1 था, थर्ड आइट्रेशन तो 2 की पावर 3 माइनस 1 था, ठीक है। तो जब k प्लस 1th आइट्रेशन होगी तो 2 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 फाइनल वैल्यू होगी हमारे i की, ठीक है। सो इस वैल्यू के लिए हमारा j n से 2 की पावर k तक वैरी करेगा और टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस n माइनस 2 की पावर k होंगे। यार k कितना होगा? k क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इसेंशियली k इज रिप्रेजेंटिंग कि टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस i के कितने हो रहे हैं। एक्चुअल में k प्लस 1 आइट्रेशंस हो रहे हैं, ठीक है। k प्लस 1 आइट्रेशंस हो रहे हैं हमारे पास टोटल, जिसको हम k मान लेते हैं, है ना, k ही मान लेते हैं उसको। आखिरी आइट्रेशन जब i का होगा तो i की वैल्यू 2 की पावर k तक पहुंच जाएगी और उसके बाद जो है लूप ब्रेक हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर k जो है वो लेस देन इक्वल टू n होगा, क्योंकि i लेस देन इक्वल टू n है ना, ये तो कंडीशन ही है हमारी। तो हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि i लेस देन इक्वल टू n है, तो यार 2 की पावर k जो है वो भी लेस देन इक्वल टू n होगा, क्योंकि ये हम लास्ट आइट्रेशन मान रहे हैं ना अपनी, ठीक है। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि भाई k log n आता है, लेस देन इक्वल टू log n, जिसको हम इसेंशियली log n लिख लेते हैं। ये हम लास्ट क्वेश्चन में भी करते हुए आए हैं। और log n क्यों आ रही है यार ये चीज़ k वाली बार बार यहाँ पर? क्योंकि बाहर वाला लूप तो सेम ही चल रहा है। जिस भी लूप में आप देख रहे हैं कि i इंटू इक्वल टू 2 है, वो वाला लूप log n टाइम्स ही तो चलता है, ठीक है। तो k की वैल्यू तो हमें पता है। अब हमारा एक काम बाकी है, वो ये है कि हमें इन सबको ऐड करना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस निकालने के लिए हर एक i के लिए जितनी भी j की आइट्रेशंस हुई उन सबको हम ऐड करेंगे। तो इन सबको हम ऐड करते हैं, ठीक। n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 प्लस n माइनस 3 प्लस n माइनस 2 की पावर k। यार ये टोटल कितने टर्म्स हैं? टोटल टर्म्स इस तरह से ये k प्लस 1 टर्म्स हैं। हम इसको k मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली, थोड़ा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए, ठीक है। अब चूंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स k है तो n कितनी बार लिखा होगा इसमें? n भी कई बार लिखा होगा। तो अगर हम सारे n's को एक साथ लिख दें बाहर निकाल के,
तो क्या ये के एन नहीं बन जाएगा? उसके बाद क्या बचेगा? -1 -2, यहाँ पर -4 आएगा यार, n-8 प्लस n-16, ऐसा ऐसा कुछ चल रहा होगा, है ना। सो के एन के बाद ये सारे जो माइनस हो रही हैं चीज़ें, इनको हम इकट्ठा लिख लेते हैं और माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो इसेंशियली अंदर बच जाएगा 1 + 2 + 4 + 8 अप टू 2 की पावर k। ठीक है, अब यार ये भी जीपी है ना, और इसके अंदर टर्म्स कितनी है? k+1 है, जिसको हम k मान लेते हैं। ठीक है, सो के एन माइनस जीपी का सम होता है a r की पावर n-1, तो फर्स्ट टर्म इसके अंदर a है, a which is essentially 1, r is 2 only, total number of terms is k+1 है पर k लिख रहे हैं। ठीक, एक 1 का इधर उधर कोई +1 का पावर का फर्क नहीं पड़ेगा कैलकुलेशन में। 2 - 1, ठीक है। k की वैल्यू तो हमें पता है यार, k की वैल्यू हमें log n पता है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, सो k की वैल्यू log n है, तो यहाँ पर log n मल्टीप्लाइड बाय n ऐसे लिख देते हैं, -2 की पावर log n। ठीक है, ये बेस 2 था तो यहाँ पे बेस 2 लगा लेते हैं, -1 यहाँ पे भी है तो बेस 2 ही। ठीक है, बाय 1 ओनली। अब 2 की पावर log n, यार ये चीज़ n होती है, तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन बनी वो ये बनी, n log n माइनस n-1। इस 1 को तो हम वैसे ही इग्नोर कर सकते हैं, और n log n के कंपैरिजन में इस n को भी इग्नोर किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि n जो है वो n log n में ही कवर हो गया, ये n log n के कंपैरिजन में एक लोअर डिग्री टर्म हो गई, इसलिए जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बचेगी वो n log n ही बचेगी। ठीक है यार, तो हमारा जो आंसर आया इस केस में वो आया O of n log n। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है O of n log n, विच इज द थर्ड ऑप्शन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन के जैसे ही हमने जे के टोटल आइट्रेशंस निकाले, बस इस बार वो टोटल आइट्रेशंस थोड़े से अलग थे क्योंकि लूप n से i तक चल रहा था। ठीक है, उन सबको हमने ऐड किया, और मैं कई बार k+1 को यार k लिख रही हूँ, अगर इस चीज़ से आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए। अगर मैं k+1 को k ना भी लिखूँ, k+1 ही लिखूँ, तो कैलकुलेशन में कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। मैं आपको एक बार आपकी तसल्ली के लिए दिखा भी देती हूँ कि भाई k+1 लिख लो चाहे k लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 की पावर k+1 -1 लिख देती मैं इसको यहाँ पे, और kn से ये माइनस हो रहा था, है ना। तो इसेंशियली kn माइनस 2 की पावर k+1 को हम 2 × 2 की पावर k लिख सकते हैं, इस -1 को इग्नोर कर देते हैं, और ये कांस्टेंट टर्म है तो इसको भी इग्नोर कर देते हैं, तो इसेंशियली kn माइनस 2 की पावर k ही बचा ना, और वैल्यूज पुट अप करेंगे तो ये चीज़ n log n माइनस n ही बन के आएगी यहाँ पर। ठीक है, जिसमें से हम n को इग्नोर कर देते हैं, तो आंसर हमारा n log n ही बनता है। सो यार, इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो वी हैव अ नेस्टेड लूप। ठीक है, वी हैव वन लूप विच इज नेस्टेड इनसाइड अनदर लूप। ये आउटर लूप है और ये इनर लूप है। बाहर वाला लूप इस बार थोड़ा सा अलग दिख रहा है, n से शुरू हो रहा है, ग्रेटर देन 0 कंडीशन है, और जो चेंज वाला जो एक्सप्रेशन है वो i = 2 है। ठीक है, अंदर वाला लूप 0 से i तक जा रहा है। ठीक है यार, आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, काफी सिमिलर क्वेश्चन है, सिर्फ ये ऊपर वाला लूप बदला है, जिससे कि इवेंचुअली ये बदल जाएगा कि आप टोटल नंबर ऑफ टाइम्स ये वाला लूप कितनी बार चल रहा है, जो हम k निकालते हैं वो कैसे कैलकुलेट होगा, हल्का सा चेंज उसमें है। बाकी मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर पाएंगे, और अगर आप इसको खुद से सॉल्व कर पाए तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या ये क्वेश्चन आपसे खुद से सॉल्व हुआ था। ठीक है, तो चलो अब सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। जैसा कि हमने अभी तक किया है बिल्कुल वैसे ही करेंगे कि भाई i लिखेंगे, उसके लिए ट्रैक करेंगे कि j के कितने टोटल आइट्रेशंस हो रहे हैं, और यहां पर लिखेंगे टोटल आइट्रेशंस। ठीक है, यहां हम अपनी थोड़ी टेबल टाइप की बना लेते हैं ये। ठीक है, तो यार i की वैल्यू इस बार n से शुरू हो रही है, अनलाइक अदर क्वेश्चंस जहां पे 0 या 1 से शुरू होती थी, n से शुरू हो रही है। i = n के लिए j की वैल्यू 0 से i तक चेंज हो रही है। ठीक है, और j ++ है, तो भाई 0 से लगा के i तक, i क्या है n, तो अगर मैं इंक्लूसिव लिखना चाहूँ इसको तो मुझे 0 से n-1 लिखना होगा ना, क्योंकि लेस देन i है, इक्वल टू i होता तो यहाँ पे n लिखती। ये चीज इसेंशियली ये 0 से n-1 इज सेम एज 0 से n,
अगर मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाती विच वुड हैव रिप्रेजेंटेड कि यार n को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो हमने बस उसको खोल के दोनों तरफ इंक्लूसिव ब्रैकेट लगा दिया है। ठीक है, टोटल आइट्रेशंस कितने होंगे यार, यहाँ पर n ही होंगे। 0 से n-1 तक अगर आप जा रहे हैं ऐसे करके, तो n-1 आइट्रेशंस तो यही हो जाते हैं, और एक 0th आइट्रेशन जो होता है वो एक और होता है। तो अगर इनको ऐड करेंगे तो n आइट्रेशंस यार टोटल हो जाएंगे। ठीक है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी, ये तो आपको पता भी है कि 0 से n-1 तक जा रहे हैं, या 0 से i तक अगर हम जाते हैं इंक्लूसिव तो टोटल i होते हैं ना, सेम चीज। उसके बाद i की वैल्यू यार n/2 हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो i/2 है। तो जो i की पुरानी वैल्यू थी उसके अंदर एक 2 से डिविजन हो रही है। ठीक है, उसके बाद j की वैल्यू 0 से i चेंज होती है, तो j की वैल्यू 0 से n/2 -1 तक जाएगी। टोटल आइट्रेशंस n/2 होंगे इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि 0 से n/2 -1 तक जा रही है, तो टोटल आइट्रेशंस j के n/2 होंगे। उसके बाद i की वैल्यू n/4 हो जाएगी, क्योंकि इस वाली टर्म में आप एक और 2 से डिवीजन कर रहे हैं, तो इसेंशियली आप n/2 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। इट विल बी इक्वल टू n/4। j की वैल्यू 0 से n/4 -1 तक जा रही होगी, और टोटल n/4 आइट्रेशंस होंगे j के। यार ये यहाँ पर मैं j लिख देती हूँ। ठीक है, इन सबको हमें ऐड करना होगा आंसर में अपने। n/8 हो जाएगा 4 को, क्योंकि 2 से डिवाइड करा, n/4 को 2 से। ऐसे ही यार ये 0 n/8 -1, और ये n/8 ऑपरेशंस। ये तो यार सब 2 की पावर ही चल रही है ना हमारी। देखो 2 की पावर, यहाँ पे भी इस n को n की पावर n/2 टू द पावर 0 लिख सकते हैं, इसको 2 टू द पावर 1, इसको 2 टू द पावर 2, और इसको 2 टू द पावर 3, n/2 टू द पावर 2। ठीक है, पिछले क्वेश्चंस की तरह अगर हम ये चीज़ कंसिडर करें कि ये हमारी फर्स्ट आइट्रेशन है, ये हमारी सेकेंड आइट्रेशन है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है ना, इस तरह से। तो इसेंशियली ये जो n/8 लिखा हुआ है ये n/2 की पावर 3 है ना, और 2 की पावर 3 को हम नंबर कौन से आइट्रेशन पे हैं, जैसे यहाँ पे फोर्थ पे थे, तो n/2 की पावर 4 -1 लिख रहे होते हैं। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप ये आइट्रेशंस 0 से लेनी शुरू करें तो आप वो k-1 वाली चीज़ भी इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, पर हम 1 से ही लेते हैं। ठीक है, जब हम k+1th आइट्रेशन पे अपनी पहुंच जाएंगे, i की वैल्यू हमारी n/2 की पावर k होगी। k+1 पे n/2 की पावर k+1 -1 लिखते हैं ना, तो इसलिए n/2 की पावर k, और ये वैरी करेगा 0 से n/2 की पावर k -1 तक, और ये होगा n/2 की पावर k। अब हमें क्या करना है यार, इन सबको सम करना है ना, वही हमारा आंसर होगा। सम करने से पहले हम एक चीज़ मिस कर रहे हैं, इस बार हमें k की वैल्यू पता नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि यार इस बार लूप थोड़ा चेंज हो गया है। हमने i × 2 वाले तो कर रखे थे, i / 2 वाले 2 नहीं करे हैं। तो देखते हैं कि k की वैल्यू कैसे निकलेगी। देखिए i की आखिरी वैल्यू क्या है, n/2 की पावर k, और i की आखिरी वैल्यू क्या हो सकती है, i की आखिरी वैल्यू 1 हो सकती है। i हमेशा > 1 ही रहेगा। अगर ये लिखा हुआ है i > 0, सो ये सेम चीज़ है ना, i > 0 लिख लो या i > 1 लिख लो। तो चूंकि i > 1 ही रहेगा, तो हम लिख सकते हैं कि n/2 की पावर k, लास्ट वाली वैल्यू बेसिकली वो > 1 होगी। ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये भी हमारे पास कुछ ऐसी ही बनती है कि भाई n > 2 की पावर k, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा k अप्रॉक्सीमेटली log n ही आएगा इस बार भी। ठीक है, बेस 2 पे, बेस लिखिए या मत लिखिए, वो इंटर कन्वर्टेबल होता है तो छोड़ सकते हैं उसको। तो k इसेंशियली इस बार भी log n ही आया। ठीक है, चलो यार अब इनको सम करके देखते हैं। n है, n/2 है, n/4 है, n/8 है, और n/2 की पावर k तक ये जा रहा है। ये भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही है। n को कॉमन ले लेते हैं, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 अप टू 1/2 की पावर k तक हम आ गए। ठीक है, ये एक जीपी है। जीपी का सम हमें पता है क्या होता है, ar की पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1, जहां n होती है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। इस केस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स k+1 है, जिसको हम अप्रॉक्सीमेट लेके k रखेंगे। आप k+1 रख के भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। बाद में भी आप कुछ टर्म्स इग्नोर करेंगे तो बाद में इग्नोर करें या पहले इग्नोर करें, क्या फर्क पड़ता है, कुछ तो थोड़ी लोअर डिग्री टर्म्स इग्नोर होने ही वाली हैं। ठीक है, सो फर्स्ट टर्म यहाँ 1 है, r इज 1/2 दिस टाइम, और उसके ऊपर पावर चढ़ेगी
नंबर ऑफ टर्म्स की विच इज k। तो 1/2 की पावर k हम लगाएंगे तो ये 1/2 की पावर k हो जाएगा। इसमें से -1 करेंगे और नीचे 1/2 - 1 आएगा। इस चीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं 1/2 - 1 को, ठीक है। ये 1 मल्टीप्लिकेशन तो सेम ही चीज़ है। अब हम ये जानते हैं कि k की वैल्यू log n है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें ये पता है कि 2 की पावर log n इज n ओनली। ठीक, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो n/n - 1 माइनस n, 1 - n आ जाएगा, जिसको हम इसेंशियली n ही लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमारा जो इसका टोटल सम निकल के आया वो n आया, 1 - n को हमने n ही लिख दिया, ठीक है। तो यार टोटल टर्म्स, अगर टोटल आइट्रेशंस n हो रही हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर O ऑफ n होगा, विच इज ऑप्शन बी। सो इसका आंसर होगा यार O ऑफ n, ठीक है। एक लास्ट चीज और यार, इस क्वेश्चन में आप ये ना सोचें कि यार ये 1 - n तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, 1 को तो हम वैसे भी इग्नोर करने वाले हैं, पर हमने यहाँ पर ना एक टर्म इग्नोर करी थी 1/2 - 1, जो खुद में एक नेगेटिव टर्म होती। तो अगर हम वो चीज़ यहाँ पर लिख रहे होते, इसका माइनस हम यहाँ कंसिडर करते, तो हम इस 1 - n को कुछ इस तरह से लिख रहे होते, 1 - n/1/2 - 1, जिसमें से हम माइनस कॉमन बाहर ला सकते थे, तो ये चीज़ n - 1 में ही कन्वर्ट हो जाती है ना, माइनस बाहर ले आते और n - 1 में ही कन्वर्ट हो जाती, और वो 2 वाला जो हाफ वाला 2 है उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ से कंफ्यूज मत होना, इसलिए हमारा आंसर जो है फाइनली n ही बना हुआ है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन एक सिंगल लूप दिख रहा है, नेस्टेड लूप नहीं है, पर यार लूप भले ही सिंगल है पर इसकी कैलकुलेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो इसको देखते हैं एक बार। देखो इसमें वैल्यू इक्वल टू 0 है इनिशियलाइज सबसे पहले, तो ये हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये n के साथ चेंज नहीं हो रहा। n की वैल्यू कितनी भी आ जाए, ये स्टेटमेंट एक ही बार एग्जीक्यूट होती है। i का लूप शुरू हो रहा है 2 से, लेस देन इक्वल टू n तक जा रहा है, और जो चेंज एक्सप्रेशन वाली एक्सप्रेशन है वो i इंटू इक्वल टू i है। अभी तक हमने i इंटू इक्वल टू 2 देख लिया, i बाई इक्वल टू 2 देखा, i प्लस प्लस हमने देखा ही था, पर इस बार i इज इक्वल टू i इंटू आई हम करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि ऐसा करने से क्या होगा। यहाँ i लिखते हैं, हम कौन से i पे हैं फिलहाल, और हम कौन सी आइट्रेशन कर रहे हैं, ये दो चीज़ें लिख लेते हैं, आइट्रेशन नंबर और i की वैल्यू। पहली आइट्रेशन में i की वैल्यू 2 है, दूसरी आइट्रेशन में i की वैल्यू i इंटू आई हो जाती है, सो विच इज 2 इंटू 2 ओनली, ठीक है। सो ये 4 हो जाएगा, ठीक। थर्ड आइट्रेशन में 4 इंटू 4 हो जाएगी, है ना, i की वैल्यू 4 है और हमने i को i इंटू आई किया है, तो ये 4 इंटू 4 हो जाएगी ना। तो इस बार i की वैल्यू सीधा 16 हो गई तीसरी आइट्रेशन में, ठीक है। फोर्थ आइट्रेशन में अगेन 16 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा यार 256। ऐसे हम चलते रहेंगे। मान लीजिए हमने टोटल टीएथ आइट्रेशन पे हम पहुँचे, ठीक है, या फिर t+1th आइट्रेशन पे हम पहुँचे, तो हमें ये देखना है कि i जो है कहाँ तक पहुँच रहा है, t के टर्म्स में या किसी और टर्म में। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे, हम उसमें 2 की पावर कुछ कुछ चढ़ा देते थे, इसमें भी यार 2 की पावर्स चढ़ तो रही हैं, पर देखो क्या पावर्स चढ़ रही हैं, ये इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 8। ये कोई सीरीज नहीं बन रही, 1 2 3 4 नहीं है, ये 1 2 4 8 है ना। और अगर आप अगली चीज़ देखोगे ना, वो 2 की पावर 16 आएगी। सो इसेंशियली जो 2 के ऊपर पावर्स चढ़ रही हैं वो खुद में 2 की पावर्स है, ऐसा है। तो यार हम इस 2 की पावर 1 को 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि ये 1 2 4 8 जो बने हैं ये खुद में 2 की पावर्स ही हैं। इसको 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। मान लीजिए ये जो i है एंड तक 2 की पावर k तक पहुंचता है, और ये जो हमने कन्वर्ट करके लिख लिया अब यहाँ पे 2 की पावर k, तो यहाँ पे भी 2 की पावर समथिंग पहुंचेगा, अभी हमें नहीं पता कि वो समथिंग क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट आइट्रेशन में थे, तो यहाँ पे 2 की पावर 0 बना,
सेकेंड आइट्रेशन में आए तो 2 की पावर 1 बना, थर्ड आइट्रेशन में आए तो 2 की पावर 2 बना, फोर्थ आइट्रेशन में आए तो 2 की पावर 3 बना। सो इसेंशियली ये 2 की पावर 1 माइनस 1 लिखा जा सकता है, इसको 2 की पावर 4 माइनस 1 लिख सकते हैं, और ये जो 4 है ये 1 है, यहाँ पे इस 2 को 3 माइनस 1 लिख देते। ये क्या था? ये आइट्रेशन नंबर ही था। तो जब हम t प्लस 1th आइट्रेशन पे पहुंचेंगे तब क्या होगा? 2 की पावर 2 और t प्लस 1 तो है ही, क्योंकि t प्लस 1 आइट्रेशन का नंबर है, यहाँ 4 था तो यहाँ 4 लिखते थे ना, और फिर एक हमें माइनस करना होता था। ठीक है, सो ये 2 की पावर t बना आखिरी नंबर। ठीक है, तो अगर मैं आपसे यार यहाँ पर पूछूं कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितने हो रहे हैं फिलहाल, तो हम k या t की टर्म्स में उसको डिटरमाइन कर सकते हैं क्या? देखो ये एक सीरीज चल रही है 0 1 2 3 4 ऐसे 4 5 6 से लेके t तक, तो टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस इसेंशियली t प्लस 1 है, ये हमें दिख रहा है यहाँ से। ठीक है, तो टोटल आइट्रेशंस t प्लस 1 है, तो जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी o ऑफ t प्लस 1 होगी, जिसको हम o ऑफ t लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें o ऑफ t को n की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि n हमारा इनपुट था। अब देखते हैं वो हम कैसे कर पाएंगे। देखिए अगर आप यहाँ पर पहुंच गए, क्योंकि t प्लस 1th हमारी आखिरी आइट्रेशन है, तो हमारे i की फाइनल वैल्यू क्या बन के रह जा रही है? 2 की पावर k, और i क्या है यार? लेस देन इक्वल टू n। नाउ सिंस i इज लेस देन इक्वल टू n और i की आखिरी वैल्यू 2 की पावर k या फिर 2 की पावर t है, तो क्या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि भाई 2 की पावर k लेस देन इक्वल टू n। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास k लेस देन इक्वल टू log n बेस 2 आ जाएगा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि यार k तो log n ही आ गया लगभग। ठीक है, पर हमें k की वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमें t की वैल्यू चाहिए थी। t की वैल्यू कैसे निकालें? ये तो यार k की वैल्यू आ गई। देखिए ध्यान से, ये जो 2 की पावर k है इट इज इक्वल टू 2 की पावर t ना। हमने 2 की पावर k को 2 की पावर t ही तो लिख दिया, तो k क्या हुआ? k खुद 2 की पावर t ही तो हुआ। ये तो 2 और 2 ऐसे ही हैं, ये दोनों की पावर्स हैं, तो k 2 की पावर 2 के इक्वल ही तो हुआ ना यहाँ से। अगर हम यहाँ पर दोनों तरफ log ले लें तो बन के आएगा log k इज इक्वल टू log ऑफ 2 की पावर t, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं कि यार log k इज इक्वल टू t log 2। ठीक है, अब दोनों तरफ हमने बेस 2 का अगर log लिया है तो t की वैल्यू log k बन के आई। ठीक है, तो हमें दो चीजें पता चली यहाँ से कि यार t की वैल्यू log k बन के आ रही है और k की वैल्यू log n है। ठीक है, k की वैल्यू log n है। अब अगर हम इस पहली इक्वेशन में k की वैल्यू रख दें तो t की वैल्यू log ऑफ log n हो जाएगी, और हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो OT है, तो इस केस में जो हमारा आंसर आया वो O ऑफ log n आया। ठीक है, मैं एक बार दोबारा समझाती हूँ इसको, क्योंकि थोड़ी लेयर्स इसमें ज़्यादा बढ़ गई 2 की पावर्स की। ठीक है, देखो i की वैल्यू यार 2 से शुरू हुई, हम फर्स्ट आइट्रेशन पे थे जब i की वैल्यू 2 थी, जिसको हम 2 की पावर 1 भी लिख सकते हैं या फिर हम उसको 2 की पावर 0 भी लिख सकते हैं। सेकेंड आइट्रेशन में i की वैल्यू 4 हुई, जिसको 2 की पावर 2 लिखा जा सकता था या फिर 2 की पावर 1 भी लिखा जा सकता था। फिर आइट्रेशन नंबर 3 में i की वैल्यू 16 आई, विच वॉज इसेंशियली 2 टू द पावर 4, विच वॉज 2 टू द पावर 2 टू द पावर 2। ऐसा करते करते हम t प्लस 1th आइट्रेशन पे पहुंचे और हमने कहा कि हमारी i की आखिरी वैल्यू 2 की पावर k होगी। अब ये जो k थे यार, ये जो हमारे नंबर्स 2 की पावर्स में चढ़े हुए थे, ये खुद सीरीज में नंबर्स नहीं थे, ये खुद 2 की पावर्स थी, तो हम इनको 2 की पावर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमने जैसे 8 को 2 की पावर 3 लिखा था यहाँ पे, ऐसे ही हमने k को 2 की पावर 2 लिख दिया। ठीक है, क्योंकि हम t प्लस 1th आइट्रेशन पे थे। ये वाली चीज में कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको ध्यान से देखना। देखो जब हम यहाँ पर 4th आइट्रेशन में थे तो हमने यहाँ पर 2 की पावर 3 लिखा था, विच वॉज इसेंशियली 2 की पावर 4 माइनस 1। इसी तरह से जब हम t प्लस 1th आइट्रेशन पे पहुंचे तो हम यहाँ पर 2 की पावर t प्लस 1 माइनस 1 लिख रहे हैं। अल्टीमेटली वैल्यू बन के आती है 2 की पावर 2। तो बेसिकली k के टर्म्स में हमारा i 2 की पावर k तक जा रहा है, t के टर्म्स में
हमारा i 2 की पावर 2 तक जा रहा है। हमारी टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितनी है? t+1। अब हम जानते हैं कि i लेस देन इक्वल टू n है, तो हमने कहा कि भाई 2 की पावर k भी लेस देन इक्वल टू n होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे हमारी आखिरी आइट्रेशन हो रही होगी। ठीक है, उससे हमने क्या करा, k को n के टर्म्स में निकाल लिया, जो कि log n निकल के आया। फिर हमने देखा कि यार हमने इसेंशियली k को 2 की पावर t लिखा था। ये 2 की पावर k वॉज इक्वल टू 2 की पावर t, राइट। तो हम यहां से लिख पाए कि यार ये जो k है ये खुद 2 की पावर t ही होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, दोनों तरफ log लिया और यहां से हमने t की वैल्यू निकाली k के टर्म्स में, log k। अब चूंकि हमारा जो आंसर है वो OT था, ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया इसेंशियली O log k। पर हम क्या जानते थे कि k की जो वैल्यू है वो खुद log n है, इसलिए जो हमारा आंसर बना जो OT था वो OK की जगह हमने log n रख दिया। ठीक है, तो t इसेंशियली log n आया और आंसर हो गया हमारा O log n। ठीक है, सो यार दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से आपको थोड़े से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के करने आ गए होंगे, आप इस टेक्निक को समझ पाए होंगे कि भाई कैसे निकालना है। टू क्विकली समराइज या आज के वीडियो में हमने जो जो क्वेश्चंस किए, तो चलते हैं एक बार फटाफट समरी की तरफ। तो यार पहला क्वेश्चन हमने ये किया कि हम एक नेस्टेड लूप में नहीं थे, एक सिंगल लूप में थे, जिसमें हम i इंटू इक्वल टू 2 कर रहे थे। इसमें हमने वही अपना आइट्रेशन नंबर लिखा और i की जो जो वैल्यू होती गई उसके हिसाब से हम i की वैल्यूज लिखते गए। लास्ट में हमने 2 की पावर k को और n को कंपेयर किया। क्यों? क्योंकि यार i आखिरी वैल्यू जो वैलिड दे रहा है वो 2 की पावर k है और i की आखिरी वैलिड वैल्यू लेस देन इक्वल टू n होगी, इसलिए हम 2 की पावर k लेस देन इक्वल टू n लिख पाए, जहां से हमारी k की वैल्यू log n निकल के आई। तो इसका आंसर हो गया था O log n। बेस नहीं लिखते क्योंकि बेस इंटर कन्वर्टेबल होता है, तो हम उसको छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन भी यार सेम ही था, बस i इंटू इक्वल टू 2 को i प्लस इक्वल टू i लिख दिया, तो हमने सेम तरह की चीज करी और आंसर निकाला। सो इसेंशियली हम इस वीडियो से यार क्या सीख रहे हैं कि हम आइट्रेशन नंबर और i के बीच में किस तरह से एक रिलेशन डराइव करके टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस को n की टर्म्स में कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हमारे पास एक नेस्टेड लूप आया। नेस्टेड लूप के लिए हमने i के आइट्रेशंस ट्रैक किए, i की वैल्यूज ट्रैक करी, साथ में देखा j एक पर्टिकुलर i के लिए कितनी बार चल रहा है और अल्टीमेटली उन सारी वैल्यूज को ऐड कर दिया, क्योंकि एक नेस्टेड लूप में हम यहाँ पर कितनी बार पहुंच रहे हैं ये चीज डिटरमाइन होगी कि j कितनी बार चल रहा है फॉर ईच i। ठीक है, इन सबको यार हमने ऐड कर दिया, जो कि एक जीपी थी, ऐड करके जो हमारा आंसर आया वो n आया। हमने ये भी देखा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भले ही नेस्टेड लूप था, तो दूर से लग रहा था कि शायद क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, पॉलिनोमियल टाइम होगा, पर लीनियर टाइम हमारा आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने फिर से एक नेस्टेड लूप का किया। वेरिएशन इसके कुछ अलग रहे कि भाई i तो 1 to 4 ही रहा क्योंकि इंटू 2 था, j की वैल्यू n से i तक रही। फिर से हमने सेम चीज करी, टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस ट्रैक किए और सबको सम कर दिया। ठीक है, सेम क्वेश्चन, बस इस बार i को बाई इक्वल टू 2 कर रहे हैं और i j आइट्रेशन सेम तरीके से हम ट्रैक कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग था, सिंगल लूप था और i की वैल्यू को i इंटू i कहा गया। इस बार हम इस तरह की 1 2 3 4 वाली सीरीज नहीं बना पाए। इनफैक्ट जो सीरीज बनी वो खुद पावर्स में बनी, 2 4 16 2 5 6 आ रहा था, जिसको हमने 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 4 2 की पावर 8 लिखा, जो खुद में 2 की पावर्स थी। ये जो पावर्स हैं ये खुद में 2 की पावर्स थी, तो इनको 2 की पावर्स में रिप्रेजेंट किया। k और t के बीच की रिलेशन निकाली, k और n के बीच की रिलेशन निकाली। ठीक है, k log n आया, t log k आया। फाइनल जो एक्सप्रेशन था वो हमारा आंसर O log t था। t की वैल्यू log k थी, k की log n थी, दोनों को पुट किया तो log n हमारा आंसर बन गया। ठीक है, तो यार आपने देखा होगा कि मैंने हर एक क्वेश्चन में ऐसे आपको एक टेबल बना करके ट्रैक करवाई चीजें, तो जब आपके पास क्वेश्चन आए तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। आपकी स्पीड एक्चुअल में बढ़ जाएगी जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, तब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी इन चीज़ों को करने की। ठीक है यार, इस तरह के सवाल ऑनलाइन टेस्ट में MCQs में आ जाते हैं कई बार। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आए हैं एंड आई होप कि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ी है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो में थोड़े से भी डाउट्स हैं तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि एक तो आप उस पार्ट को चाहे दोबारा देख लो, दूसरी चीज़ वीडियो देखने के साथ साथ खुद से
पेन पेपर उठाओ और ये सारी इक्वेशंस खुद से लिखो, टेबल्स बनाओ, इक्वेशंस लिखो, सम करो, सीरीज का सम खुद से निकालो, ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन समझ आए होंगे, ठीक है। हम रिकर्शन शुरू करने वाले हैं इवेंचुअली नेक्स्ट लेक्चर में, विच इज इन इटसेल्फ अ वेरी गुड माइलस्टोन इस जर्नी का, क्योंकि रिकर्शन इज वन ऑफ द अमेजिंग मोस्ट अमेजिंग टॉपिक्स। अब मैं अमेजिंग बोलूं या फिर कंफ्यूजिंग बोलूं, बात एक ही है क्योंकि रिकर्शन एक ऐसा टॉपिक है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि कंफ्यूज किए बिना आपको क्लियरली उस टॉपिक को समझाऊं, एक एक छोटी छोटी चीज़ करके दिखाऊं, ठीक है, सारे ड्राई रन्स करूं। और रिकर्शन मेरे लिए एक्चुअल में सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग टॉपिक है इस कोर्स का। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ रिकर्शन पढ़ाने के लिए। तो यार अगले वीडियो से हम एक लेवल ऊपर जाने वाले हैं अपनी कोडिंग जर्नी में, ये बात एकदम सच है। रिकर्शन मतलब अगर आप यहाँ थे ना अपनी कोडिंग जर्नी में, अगर आप रिकर्शन सीख रहे हैं तो आप यहाँ पहुँच गए डायरेक्टली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एज अ जेंटल रिमाइंडर, आप pwskills.com वेबसाइट पे जाके लेक्चर्स के नोट्स, असाइनमेंट्स और अपकमिंग लेक्चर्स का शेड्यूल एक्सेस कर सकते हैं। एंड ऑल ऑफ दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आई विल हाईली एडवाइज कि आप असाइनमेंट्स ज़रूर से सॉल्व करें। लेक्चर्स के वीडियोस तो देखें ही, बट इट्स मोर इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली इम्पॉर्टेंट कि आप असाइनमेंट भी सॉल्व करें। आपको कॉन्सेप्ट्स पे बहुत अच्छी ग्रिप और मास्टरी बनेगी अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहेंगे। और अगर आपके कोई भी डाउट्स रह जाते हैं असाइनमेंट से रिलेटेड या लेक्चर से रिलेटेड, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को फिल कर सकते हैं एंड वी विल सी द फॉर्म, एंड जो भी रेलिवेंट डाउट्स हैं वी विल पिक देम अप एंड एड्रेस देम in the upcoming live doubt resolution sessions that we will conduct. So thank you again and happy coding. Bye.